नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लासेस में आपका स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, अगर आपका टारगेट जो है, एक सेकंड, थोड़ा सा, टारगेट आईएएस 2025 है या फिर पीसीएस या फिर आरओ देने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आईएएस के लिए तो विजन तो एक मान चलिए रामबाण है। क्या है? रामबाण है। लेकिन जिस हिसाब से आरओ और पीसीएस आपका पैटर्न चल रहा है, उसके लिए भी आपका विजन की जो करंट अफेयर मैगजीन है, आपके लिए क्या है, इसके बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जा रही है। दोस्तों, इससे न केवल आप पीसीएस या आईएएस के प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि अगर आप पीसीएस मेंस 2025 भी देने जा 24 भी देने जा रहे हैं, इसके लिए भी क्या होगा, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम आपके लिए नवंबर की जो विजन करंट अफेयर है हिंदी का, उसको चर्चा करेंगे। और आज हम पहला सेशन जो हमारा शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा है? ये राज व्यवस्था संबंधित कौन से करंट अफेयर बने हैं इस मंथ में, हम इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की। इधर आइएगा, पहला टॉपिक है हमारा आज का। पहला टॉपिक है दोस्तों, क्या प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द, क्या मतलब है इसका? दोस्तों, हाल ही में एक चर्चा उठी थी, क्या एक वाद दायर किया गया था, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ वाद दायर किया? सुप्रीम कोर्ट में। और किसने किया? बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में। ये कहा गया कि जो आपका ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, इसको खारिज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों? मतलब इसको चुनौती दी गई थी। क्या कहा गया इसमें? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल करने की चुनौती को खारिज कर दिया गया। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें ये कहा गया कि चूंकि इस वक्त जब ये मतलब संशोधन हुआ था, उस वक्त आपातकाल था, विपक्षी दल ज्यादातर कहाँ थे? जेल में थे। इसलिए ऐसे संशोधन क्या है, इसको खारिज कर देना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये जो आधार दिए गए थे, देखते हैं क्या और क्या आधार है। थोड़ा सा इन शब्दों को शामिल करने के खिलाफ याचिका के जो आधार दी गई थी, लिखे गए, चर्चा की गई, क्या आधार है कि इस आपातकाल कब 1975 से 1977 के दौरान किया गया था। ये लोग आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि इस वक्त आपातकाल चल रहा था। अगर आपातकाल चल रहा था, ऐसी दशा में जब संसद अपने आप को पूर्ण रूप से बैठक नहीं कर रही है, या विपक्षी ज्यादा से ज्यादा विपक्षी क्या है, जेल में है, तो आप क्या करेंगे? आप इसी समय आगे संशोधन ला रहे हैं, स्वाभाविक ये प्रासंगिक नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 के समय सब ये शब्द मूल में शामिल नहीं था। बाद इसके अतिरिक्त जोड़ना संविधान की मूल भावना के उल्लंघन है। यानी ये भी इन्होंने ये तर्क दिया था, क्या कि इसको जोड़ना क्यों है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जबकि जो प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को जोड़ा जा चुका है, इसके बाद कोई चीज जोड़ना कोई प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं, कुछ तथ्य किसके बारे में। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम में क्या इसमें कुछ तथ्य, इसमें क्या है? 42वां संविधान संशोधन क्या था? यह एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तहत संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 40 सातवीं सातवीं अनुसूची संशोधन किया गया। साथ ही 14 नए अनुच्छेद तथा 2 नए भाग जोड़े गए। 2 कौन से जोड़े गए थे दोस्तों? अब बताइएगा नीचे। इसमें थे भाग मैं बता दे रहा हूं, भाग 4 का और भाग 14 का। ये दो 4 का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसमें क्या था? प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण आप जानते होंगे, उसका भी क्या किया था? गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें किया क्या गया था, उसके परिवर्तन क्या किया गया थे? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। ठीक है, फिर साथ ही राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यानी पहले क्या था? केवल राष्ट्र की एकता था, अंत में इसमें अखंडता भी जोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और क्या किया गया था? 7वीं सूची में क्या परिवर्तन किया गया? इसमें यह कहा गया था, राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसको क्या किया गया, जो पहले राष्ट्र सूची में हुआ करते थे, उसको किसमें सूची में बदल दिया गया? समवर्ती सूची। आपको पता है दोस्तों, मैं अगर सूची आपको नहीं पता होगा तो खैर आपको पता ही होगा, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं।
एक है संघ सूची है, एक है एक संघ सूची है, दूसरी है समवर्ती सूची है, ठीक है, दूसरी है तीसरी है राज्य सूची। इसका क्या मतलब? ये संघ, राज्य और समवर्ती सूची एक विषय का संग्रह है जिसके ऊपर क्या है, लगभग इसमें 98 मैं समझाता हूं, इसमें 67, इसमें 47 का स्पष्ट। इसमें यह बताया गया है कि किस विषय पे संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ठीक है। चूंकि ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम पॉलिटी क्लास नहीं कर रहे हैं, हल्का सी रेफरेंस दे रहे हैं बस आपको, ठीक है। और ये लिया कहां से गया था? समवर्ती सूची, ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ध्यान देनिएगा। अब हुआ क्या, इसमें किया क्या, कौन कौन से विषय से आए थे? इसमें ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, वन एवं वन्यजीव, पक्षी का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, भार एवं माप, न्याय का प्रशासन और सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। ये किसको दिया गया, इस किस में डाल गया दोस्तों? ये समवर्ती सूची में डाल गया। फिर कहा गया आपातकाल, आपातकाल को राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि देश के किसी भाग में आपातकाल घोषित करने के, अधिकृत करने के 352 में संशोधन किया गया। इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था दोस्तों, जब आपातकाल लगता था तो उस वक्त अगर मान लीजिए आपातकाल लगा, पूरे देश में इमरजेंसी लगी, हो सकता है आपातकाल की स्थिति आपका पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर, या फिर नेफ्टा वाला, नेफ्टा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला क्षेत्र है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, या पूर्वोत्तर वाले जो क्षेत्र उधर लगने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ तो दंगे वहां, समस्या वहां पैदा हुई, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे देश में आपातकाल लग गया। देखिए इसके जगह ये संशोधन किया गया, भाई साहब आप क्या करेंगे, पूरे देश में संशोधन नहीं करेंगे, पूरे देश में, सॉरी, पूरे देश में आपातकाल नहीं लागू होगा, अगर किसी भाग जो प्रभावित है वहां भी आप लागू करके बाकी देश से सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर अब क्या किया गया, नित निषेध तत्व में कुछ तत्व जोड़े गए। क्या शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुरक्षित करना। अच्छा, अनुच्छेद 39 का क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब यहाँ पर आप नालसा नियम जो पढ़ते हैं आप ध्यान दीजिएगा, उसी से प्रेरित है, ठीक है। फिर कहा गया क्या, 43 में क्या जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों और कामगारों की भूमिका की बात की गई। फिर कहा गया 48 का क्या, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वनों वन्यजीवों के संरक्षण, इतने चीज जोड़े गए थे, ठीक है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, 39 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया और 48 का। ये दोनों अनुच्छेद बार बार आईएएस पूछा गया, प्रीवियस ईयर अगर उठाएंगे ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। और दो भाग जोड़े गए, कौन कौन से? भाग 4 का जिसमें मौलिक कर्तव्य था, जस्ट ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा कौन सा? 14 का जिसमें प्रशासनिक अधिकार मैंने कहा था, ये भी जोड़ा गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी क्या की गई थी? पूर्वाभिप्ता या रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कानून आ जाया, ठीक है, आज संसद द्वारा पारित हुआ, आप इसको, ये मैं ये नहीं कह सकता कि इसका लागू जो होगा 5 साल पहले से होगा। 5 साल पहले से, मान लीजिए आज मैंने एक कानून, आज संसद ने एक कानून बनाया, आज से जो 10 रुपए चोरी करेगा, 10 रुपए जो चोरी करेगा उसको क्या किया जाए, आजीवन कारावास, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब हुआ क्या, अब मैं ये कहूं नहीं, आज से 5 साल पहले जो 10 रुपए चोरी किया उसके लिए भी लागू होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं इसमें क्या है देखते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाए जाने की तारीख संविधान के तहत इसमें संशोधन करने की तारीख सत्य को कम नहीं करते। इसका क्या मतलब है? यानी अगर अगर संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 1949 क्या हुआ आपका, लागू हुआ, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम संशोधन करने की तारीख भी उसको, मतलब जो बाद में संशोधन करने इसके बाद में इसकी शक्ति कम हो जाती, नहीं, हम संशोधन किसी भी समय कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनुच्छेद क्या है, 368 की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधायिक शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी प्रावधान को जोड़ या परिवर्तन या निरस्त करने की शक्ति
संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संसद को इस प्रकार की पूरी शक्ति है कि 368 तहत जो करना चाहे संविधान में कर सकती है। इसको यह नहीं कहा जा सकता कि 26 नवंबर 1949 के पहले नहीं हुआ है। ठीक है, फिर और क्या कहा न्यायालय ने माना कि संसद की संविधान संशोधन की करने की शक्ति का विस्तार प्रस्तावना तक ही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो संसद है, संसद उन्हीं चीजों को मतलब कि संशोधन कर सकती है जिससे संविधान का मूल दर्शन, मूल ढांचा न परिवर्तित हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें कहां से पता चलता है? प्रस्तावना से हमें संविधान का दर्शन पता चलता है। अगर हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे हमारे संविधान दर्शन समाप्त हो जाए या सीमित हो जाए, उसको हम संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि संसद इस शक्ति का मूल ढांचे में के उल्लंघन के सहित अलग अलग चुनौती दी जा सकती है। यानी अगर आप संसद ऐसे संशोधन करती है जिससे मूल ढांचों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इससे इसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की परिभाषा। इसमें कहा गया, शीर्ष अदालत ने अपने 2 शब्दों में परिभाषित किया। क्या कहा? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब न्यायालय की लैंग्वेज से भी देख लीजिएगा। क्या पंथ निरपेक्षता क्या मतलब कहा? देखिएगा, कहा भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है क्या? मतलब कि देखिए, पंथ निरपेक्षता हर राज्य का अलग अलग है। अगर यूरोप में जाएंगे उसका अलग है, भारत में जाएंगे उसका अलग है। पहले हम भारत वाले न्यायालय क्या कहता है उसको देखते हैं, फिर यूरोप में क्या होता है मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे भारत और यूरोप, भारत और यूरोप, या जिसे हम पश्चिम कहते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी पूछा गया प्रश्न है कि पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में यूरोप को भारत से सीखना चाहिए। यूपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता देखते सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। राज्य ना तो किसी धर्म के विशेष को समर्थन करेगा और ना ही अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा ना ही हर एक नागरिकों के द्वारा धर्म विशेष को मानने या आचरण करने या प्रचार करने के लिए दंडित करेगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ये है कब? सुप्रीम कोर्ट ने अभी न्यायालय में कहा। हालांकि यही आप धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जानते भी हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सिंपल से न्यायालय ने यह कहा कि भाई साहब, धर्मनिरपेक्षता क्या है? किसी का भी मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। यूरोप में क्या होता है? यूरोप में यह होता है कि राज्य राज्य और धर्म, राज्य और धर्म दोनों का बहुत पृथक है। पृथक का मतलब यह होगा, ना तो राज्य क्या करेगा, धर्म में इंटरफेयर करेगा, और ना तो धर्म राज्य में इंटरफेयर करेगा। भारत में क्या है? धर्म राज्य पृथक नहीं है, धर्म और राज्य कभी कोई पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या है, पृथक, परस्पर दूरी पे। यानी आवश्यकता पड़ने पर राज्य क्या कर सकता है? धर्म में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा? ये अंबेडकर साहब ने कहा था। क्या? अंबेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि चीजें ज्यादा चल रही हैं, चूंकि आप मेंस भी लिख सकते हैं इस पे, इसीलिए मैंने इसको इतना समझाया है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एसआर मुंबई, ये कब हुआ था? 1973। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा। अगर पूछा जाए किस केस में कहा था, इसमें केशवानंद भारती केस में। समाजवाद में क्या था? यह कल्याणकारी राज्य और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है? यानी कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या? वंचितों को हमें मुख्य धारा में जोड़ना है, उसको किसी प्रकार के अवसर की समस्या ना हो। इट इज समाजवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान एक जीवन दस्तावेज है और समय के साथ भारत में संविधान को जीवंत चरित्र प्रदान करने हेतु इनकी व्याख्या विकसित की गई है। ठीक, अब प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया है। क्या क्या है इसमें? थोड़ा सा एक नजर इसमें देख लेते हैं। आपको पीटी अगर देने जा रहे हैं तो इसको जरूरी है देखना। ठीक है, ठीक दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के दर्शन की झलक देती है। मूल भारत को यह संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र को घोषित करता है। यह कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, लोगों में निहित शक्ति को प्रतीक। इसका क्या मतलब? न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब ये है अगर संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, अगर किसी प्रकार से उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। वो बल्कि अधिकार जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार आपके लिखे हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो लिखे हैं, अगर उसमें किसी के एक उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ केसेस लगे हैं। कौन? बेरूबारी बनाम केशवानंदे और एलआईसी। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं। बेरूबारी केस कब आया था? 1960 में आया था। केशवानंद कब का आया था? आपका 1973 में आया था। एलआईसी ऑफ इंडिया कब आया था?
1995 में। इसमें क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसमें केशवानंद भारती ने क्या कहा था, संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना, इसमें संशोधन किया जा सकता है। जबकि बेरूबारी में कहा था सब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे ये आपका बात है। अब कुछ पंथ निरपेक्षता के बारे में क्या है, समाजवाद के बारे में क्या है, और ये कुछ ऐसी चीजें दी गई, आप इसे आराम से देख सकते हैं। हालांकि हमने इसको चर्चा कर लिया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, एक नजर हल्का सा रीडिंग करते हुए चले चलते हैं क्या है। पंथ निरपेक्षता भारत के अवधारणा के अनुसार राजधर्म के प्रति तटस्थ या सकारात्मक भूमिका है, इस अवधारणा का पालन करता है। यानी इसका मतलब क्या है कि राज और धर्म एक दूसरे के थोड़ा सा तटस्थ रहेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। राज्य का धर्म आचरण का आचरण से जुड़े आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक पंथ पहलुओं को विनिमय करने की शक्ति है। यानी अगर राज्य चाहे धर्म में विनिमित कर सकती है और राजनीतिक पहलुओं को भी कर सकती है, और वह व्यक्ति के अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। इससे खैर जो मेन टॉपिक था मैंने इसको देख लिया। समाजवाद क्या है दोस्तों, देखिए ये दिया है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्षता भारत की अवधारणा धर्म निरपेक्षता से पश्चिम की अवधारणा से अलग है। पश्चिम मतलब यूरोप, पश्चिम मतलब क्या है, यूरोप। यूरोप में क्या है, पश्चिम की अवधारणा में धर्म के मामले में अहस्तक्षेप, अभी जस्ट मैंने कहा था अहस्तक्षेप सिद्धांत पालन किया जाता है। पश्चिम देशों में राज और धर्म कठोर तरीके से अलग अलग है और व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च है। और देखिए भारत में क्या है, नहीं, भारत में धर्म और राज्य क्या है, परस्पर तटस्थ है। यानी एक राज्य क्या कर सकता है, धर्म को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवाद क्या है, उन सिद्धांतों से संबंधित है जो एक ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं जहां सभी व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक और आदि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में समानता से आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे समाजवाद का विचार काफी हद तक कार्ल मार्क्स से लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का विचार प्रतिपादित किया। उनका मानना था मजदूर वर्ष हिंसक क्रांति समाज शोषक पूंजीवाद का खत्म कर सकती। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा मार्क्स के सिद्धांत में, उसमें यह था हर्षमेव बुर्जुआ वर्ग की समाप्ति की बात करता है और जो श्रमिक वर्ग है उसके उत्थान की बात करता है, चाहे उसको क्रांति ही लाना पड़े। ठीक है, क्यूबा, चीन, कोरिया जैसे साम्यवादी देशों में सरकार उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और अर्थव्यवस्था को केंद्रीय योजना के अनुसार चलाती है, और जो समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, समाजवाद के कई प्रकार हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, विकासात्मक समाजवाद और फेबियन समाजवाद और गिल्ड समाजवाद। ठीक है, भारत में कैसे समाजवाद है, भारत में निश्चित अर्थव्यवस्था है, आपको पता है। इस मॉडल के तहत राज्य जरूरतमंद को कल्याण सुनिश्चित करती है, जिसकी आवश्यकता है उसी को, जबकि निजी उद्यम रोजगार बढ़ाते हैं और मजबूत अर्थव्यवस्था समृद्धि को बढ़ोत्तर करते हैं। ठीक है, इससे काफी हद तक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी प्रख्यात नेताओं के विचारों पर आकार दिया गया। इसका मतलब उनका जो किस प्रकार का उनका विचार था, उनका विचार था लोकतांत्रिक समाजवाद। किसका था, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अन्य देखते हैं। यह व्यक्ति समुदाय के बीच भारी अंतर को खारिज करता है और दोनों एक दूसरे के साथ सुधारने के केंद्रित होता है। ठीक है, निजी संपत्ति की प्रासंगिकता है। इसने निजी संपत्ति की उपस्थिति के साथ साथ परिवर्तन की शक्ति पर भी अधिक जोर देता है। पूंजीवाद उन्मूलन की विश्वास नहीं करता बल्कि असमानता पर केंद्रित है, अहिंसा पर विचार। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या था जो भारत में है, क्या है इसमें, समाजवाद के सिद्धांत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अस्तित्व पर विचार किया गया है। ठीक है, यह अवधारणा राज्य की अवधारणा कार्ल मार्क्स से भिन्न है। क्या है इसमें, राज्य पूंजी द्वारा श्रमिकों के शोषण नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के एक साधन। यानी उनका कहना यह है कि अब पूंजीवाद जो पूंजीपति हैं श्रमिकों को शोषण नहीं करते बल्कि क्या करते, समाज का कल्याण के एक साधन बनते हैं। ठीक है, राज्य सभी वर्ग के स्वामी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आप पे, भारत में संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। क्या है इसमें, हाल ही में एक वाद दायर हुआ, क्या हाल ही में एक वाद चर्चा में रहा, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र। क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नव न्यायाधीश की संविधान पीठ, कौन सी संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना जिसमें कहा निजी संपत्ति अधिग्रहण करने के राज्य की सख्त सीमित। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, राज्य उसको जबरदस्ती हड़प ले या अधिग्रहण कर ले, यह उसकी राइट नहीं है। ठीक है, यानी वो सीमित है उसकी राइट इस पे। क्या है इसमें, अन्य क्या तथ्य इसमें, कर्नाटक राज्य बनाम रंगानाथ रेड्डी 1978 तथा संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वाद में
ये फैसला खारिज कर दिया। क्या था इसमें कि जो इसमें फैसला दिया गया तो उसके फैसले को खारिज कर दिया और कहा गया दोनों मामले में निर्णय दिया गया कि निजी संपत्ति को समुदाय का संसाधन माना जा सकता है। यह बदलाव संपत्ति के अधिकारों को कानूनी समझ के विकसित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में? संपत्ति के अधिकार का विकास। मूल स्थिति या प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार अधिकार की स्थिति मुआवजा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f) में और 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया। आपको पता है दोस्तों, यह पहले संपत्ति अधिकार क्या था? आपका मूल अधिकार था। लेकिन हुआ क्या, 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में संविधान के 31C को शामिल किया गया। इसमें यह कहा गया 31C में उन कानूनों को संरक्षण प्रदान किया जो राज्य के नीति निषिद्ध तत्वों के विशेष रूप से 39B और 39C में अमल लाने के बनाए गए थे। इसका मतलब ये कहा गया कि इसमें यह जोड़ा गया था क्या कि राज्य किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है और इसमें इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या कहा गया? मूल अधिकार के उल्लंघन का आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये चीज कहा गया था। ठीक है, इसीलिए 39B और 39C को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हुआ क्या, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? 1978 में 40वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और क्या कहा गया इसमें? अनुच्छेद 300A आपको पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, साधारण भाषा में यह है मूल अधिकार से हटकर संवैधानिक अधिकार रह गया है। ठीक है, अब हालिया क्या हुआ? हालिया निर्णय में क्या हुआ? इस निर्णय में क्या कहा? 39B का दायरा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकार हमें यह नहीं कह सकती भैया समुदाय की स्वामित्व है और इसका अधिग्रहण करना हमारा दायित्व है। ठीक है, आप इस आधार पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने इसे खुद बनाया है। आप किस प्रकार से हस्तक्षेप करके मेरा ले सकते हैं? ठीक है, इसीलिए न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। ठीक है, मान लीजिए रिलायंस के जो फाउंडर हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने एक बंगला बनाया। ठीक है, बंगला बनाया मान लो 2000 करोड़ का। अब लोग ये नहीं दावा कर सकते भैया ये सब तो पैसा समुदाय का है, लोगों का है, इसमें सबका अधिकार है। नहीं भाई, मेहनत करे अंबानी जी, खाएं आप, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसमें 39B में राजनीतिक तत्वों को भाग 4 का हिस्सा है और इसके अनुसार राज्य को यह प्रयास करते रहना चाहिए कि समुदाय भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि समुदाय के हित में सर्वोत्तम हो। साधारण भाषा में राज्य को निर्देश दिया जाता है कि समुदाय के सभी संसाधनों का जमीन, खाद, पानी आदि पर स्वामित्व नियंत्रण इस तरह हो कि सभी लोगों को भला हो। ठीक है, ये चीज लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार। 39B में राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण विधायी शक्ति नहीं प्रदान करता। इसका मतलब क्या है? 39B ये नहीं कहता कि आप किसी भी समुदाय के कल्याण के लिए आप किसी की निजी संपत्ति को अधिग्रहण कर लीजिए। ठीक है, संविधान ये आदेश नहीं देता, ध्यान देना है। ठीक है, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार भूमि में अधिकार करने की संप्रभु शक्ति 7वीं अनुसूची में भाग 3 के 1442 में प्रविष्ट है। ठीक है, वर्गीकरण के मानदंड। निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में शामिल करने निर्णय उसकी प्राकृतिक उपलब्धता या कमी, समुदाय कल्याण प्रभाव या निजी हाथों पर संकेंद्रण पर निर्भर करता है। यानी आपके किस शर्त पर किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने के, इस पर शर्त दी गई है। ठीक है, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया संविधान निर्माताओं का इरादा आर्थिक नीतियों को लचीला बनाना था ताकि सरकार समय के साथ बदलते हालात के हिसाब से आर्थिक नियोजनों के नियम कर सके, बदलाव कर सके और न कि अस्थायी आर्थिक सिद्धांत को बधी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 31 क्या था? कोर्ट ने सर्वसम्मत से फैसला दिया कि केशवानंद भारती मामले बरकरार 31C को वैध है।
ठीक है, इन्होंने ये कहा, तो अभी कोर्ट ने क्या कहा, पैसा व्यक्ति से जो भी लिखा गया है क्या है, वैध है। सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन, तो कोर्ट ने सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के बीच में क्या किया, संतुलन स्थापित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया क्या सरकार के कार्य सभी संविधान के मूलभूत सिद्धांतों जैसे समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद क्या है, अनुरूप में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कोर्ट ने कहा क्या। कोर्ट ने कहा यह सार्वजनिक न्याय सिद्धांत पब्लिक ट्रस्ट को भी लागू किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है प्राकृतिक संसाधन को सभी तक समान पहुंच हो, इसका उपयोग लोकहित में। इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक न्याय का सिद्धांत एक होता है दोस्तों, इसमें यह कहा जाता है जो भी संसाधन है उसकी तक पहुंच क्या हो, सबकी हो, यानी सब तक उस तक पहुंच सके। ठीक है, एक दूसरा क्या है, इमिनेंट डोमेन। इमिनेंट डोमेन क्या है, कोर्ट ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण इमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के व्यापक रूप से सवाल उठाया गया। क्या मतलब इसका, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों पर भौतिक संसाधन नहीं माने जा सकते, उन्हें लोक कल्याण के लिए जब्त अधिग्रहण किया जा सके। इसका मतलब समझे कि सभी निजी संपत्ति को क्या हो, हम इस आधार पर नहीं ले सकते कि भैया ये समुदाय का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो शब्द आए, एक है सार्वजनिक न्याय का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा, गांधी का भी फिलॉसफी, गांधी जी की जब फिलॉसफी आपने पढ़ा होगा तो ये सिद्धांत आपने सुना होगा। और दूसरा होता है एमिनेट डोमेन सिद्धांत। दोनों देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या है, यह कानूनी सिद्धांत है जो सरकारों की निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इमिनेंट डोमेन सिद्धांत के तत्व क्या है, सार्वजनिक उपयोग, सरकार के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, और अवैध आवश्यकता के लिए कोई उपाय ना हो, मानी अगर कोई अन्य उपाय ना हो तो क्या कर सकते हैं, निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। उचित मुआवजा, जब संपत्ति का अधिग्रहण दिया जाए क्या उसे उचित मुआवजा दिया जाए, इसकी उचित प्रक्रिया होनी चाहिए और सरकारी प्राधिकरण के समक्ष होना चाहिए। ठीक है, या उसके द्वारा होना चाहिए। फिर क्या है, महत्वपूर्ण कानूनी मामले जैसे सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ मामले इससे संबंधित, इसको देख लिया जाता है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संप्रभुता से जुड़ा हुआ राज्य लोकहित के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है बशर्ते उचित मुआवजा और सम्मान हो, इसका अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है, इसका दूसरा है सार्वजनिक न्याय का सिद्धांत। इसमें क्या है दोस्तों, इस सिद्धांत में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी प्रबंधन माध्यम पर्यावरण की रक्षा मदद करते हैं, यानी इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक जिम्मेदारी है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण कैसे करें। ठीक है, अगला क्या है, इसके माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं और पृथ्वी के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं तथा मंजरा हिस्सिंग बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या MI बिल्डर्स के साहू जैसे मामले में एक इसको मान्यता दी गई। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। खैर सब देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे क्या है दोस्तों, इसमें यह है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र, इसका मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। अभी आपको पता है दोस्तों कि कुछ पार्टियां ऐसी, क्या लगभग सभी पार्टियों में ऐसे हैं कि जो बाहर तो लोकतंत्र है लेकिन पार्टी के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव होगा, कौन महासचिव होगा, इसका निर्णय सिर्फ पार्टी के परिवार करता है, ना कि पूरा पार्टी के सदस्य बिल्कुल बनते, पार्टी कार्यकर्ता करते। ठीक है, इसी पे एक टिप्पणी किया गया है। ठीक है, क्या है, भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका चल रही है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, अगर हमें लोकतांत्रिक पार्टी को, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं राजनीतिक, उनको लोकतांत्रिक बनाना है, क्या इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या इसमें देखते हैं, क्या इसमें दलों में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन कर पार्टी के सभी सदस्य समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों का आंतरिक अवसर संरचना और समन्वय को प्रबंधित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, यह सीधा संबंध व्यवस्था से है। पार्टी उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाए, उनके नेता उभरते हैं या नीतियां कैसी हैं या बनाई जाए, इस फंडिंग कैसे प्राप्त की जाए, ये सब क्या है, कुछ लोग जो मिल करते हो लोकतांत्रिक रूप से क्या हो चुने जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यों इस आखिर इनको
क्या नाम है, इनके अंदर लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? एक है विकेंद्रीकरण, दूसरा है अपराधीकरण को रोक, तीसरा है प्रतिनिधित्व, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और प्लस क्या है, इससे अपराधीकरण पर रोक लग सकता है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब ये होता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। कोई एक ही व्यक्ति बस इस पर बैठ कर सभी डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। युवाओं को भागीदारी, इसे क्या, युवाओं को भागीदारी का अवसर मिलेगा। फिर भ्रष्टाचार में कमी, चूंकि एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ 2008 में, इन्होंने क्या कहा था, नैतिकता विषय रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को कमी बढ़ावा मिला है। मतलब क्या, अगर केंद्र जो पार्टी है उसका एक प्रमुख जो डिसीजन लेगा स्वाभाविक उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। पारदर्शिता और सूचना की मुक्ति, इसका मतलब क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, विचार और चर्चा स्वतंत्रता से पूर्ण संरक्षण तर्क प्रस्तुत किया गया है। ये जॉन मिल का सिद्धांत है, ठीक है। कारण क्या है इसका, राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र कमी कारण क्या है, आप सभी को पता है, इसको लिखा जा सकता है, क्या है, कानूनी समर्थन का अभाव, ऐसे कोई कानूनी नहीं है, ठीक है। दंडात्मक प्रावधानों का अभाव, कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, भाई साहब आप कुछ चुनिए। और अन्य संरचनात्मक मुद्दे, वंशावली राजनीति है, केंद्रीकृत सत्तावादिता है, या दल बदल रोधी कानून है, ऐसे कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या है ये बातें चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है अभी डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या है वहां के राष्ट्रपति बने हैं, अब उसके बारे में कुछ न्यूज दिया गया है, ठीक है। क्या है, अब इसमें क्या हो, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके बीच एक तुलना की गई है, ठीक है। इसको हम तुलना देखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ इसको बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इससे इसलिए इसको चर्चा करना अनिवार्य है, ठीक है। देखते हैं क्या है, पहले अमेरिका में देख लेते हैं, फिर भारत देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे नागरिक द्वारा नहीं किया जाता, इसे इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्यों यानी इलेक्टोरल निर्वाचक को चुनते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले जैसे अपने यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, संसद के सदस्य यानी राज्यसभा विधानसभा सॉरी विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर वही जाके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में क्या होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य होते हैं, इन नागरिक उनको चुनते हैं और वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के एक निर्वाचक मंडल होता है, जो निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, कौन कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कब ये शामिल किया गया, ये संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है आपके, अगर पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव मतदान देने के लिए हकदार हुआ, कब हुआ, 17वां, ठीक है। 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के शामिल किया गया था, ठीक है। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के नामांकित या मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं इसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। अब देखते हैं अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या हुआ था, इसमें जो 538 सदस्य चुने गए थे, 538 में से क्या हुआ था, सीनेट के लिए 100 इलेक्टोरल थे, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 435 इलेक्टोरल थे, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए 3, यानी कुल कितने हो गए, 400 प्लस 100, 535, 30, 538 सदस्य, ठीक है। ये इलेक्टोरल वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यही लोग जो हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। राज्यों में निर्वाचकों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, और प्रत्येक राज्य को उतने ही निर्वाचक इलेक्टोरल मिलते हैं जितने उसके कांग्रेस के सदन या सीनेट के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं। इसका मतलब ये है उसके रिप्रेजेंटेटिव सीनेट या फिर सदन में कितने उनके रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट के, उसी हिसाब से इलेक्टोरल को बांटा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इसके जनसंख्या के आधार पर चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक को एक वोट डाला जाता है। उम्मीदवार को 538 इलेक्टोरल में से आधे से अधिक, यानी जो 270 मत से अधिक पा जाता है या 270 मत पा जाता है, क्या कहता है, राष्ट्रपति बन जाता है। फिर प्रत्येक राज्य क्या है, शासी नियम क्या है इसका, प्रत्येक राज्य अपने स्वयं का चुनाव नियम बनाता है और अमेरिका की विकसित प्रणाली के दर्शाता है, और अमेरिका अलग अलग राज्य की अपने चुनाव प्रक्रिया देखरेख प्रबंधन करने, इसका क्या मतलब है, भारत में क्या है,
कि सबके जो चुनाव प्रक्रिया के नियम है एक ही है। कौन कराता है एक चुनाव, और प्लस कराने वाली संस्था कौन से, निर्वाचन आयोग है। लेकिन अमेरिका में क्या है, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है। और भारत में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नामांकन प्रक्रिया क्या है इसमें, क्या इसमें देखिएगा, उम्मीदवार प्राइमरी और कॉकलेक्स के माध्यम से पावर्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति पद उम्मीदवार उम्मीदवार नामांकन पत्र कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। ये इनका होना चाहिए, ठीक है। इनका कैसे होता है, वोट कैसे होता है, पद्धति कैसा है, पद्धति ये है, अधिकतर राज्य के विनर टेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड से पालन करते हैं। इसके तहत किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को किसी राज्य की बहुमत मिलता है तो उससे उम्मीदवार को उस राज्य के आवंटित सभी इलेक्टोरल वोट पर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कोई राष्ट्रपति जब चुने जाएगा, उस उम्मीदवार को जिस इलेक्टोरल से चुना जाएगा उस राज्य का आवंटित सभी इलेक्टोरल के वोट उसको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या, जैसे उदाहरण कैलिफोर्निया राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज में 54 इलेक्टोरस आवंटित है, ठीक है। यदि उस राज्य के किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को सबसे अधिक लोगों ने वोट प्राप्त है, उससे सभी 54 इलेक्टोरल मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना है। मान लीजिए आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, आपका एक गांव है, मान लीजिए गांव है, कोई भी गांव होगा, उस गांव के अगर आधे से अधिक लोग या बहुत से अधिकतम लोग क्या किए, आपको वोट देते हैं, तो दूसरे तो उसके सभी वोटें वो आपको ही मिल जाएगी, दूसरे को नहीं जाएगी। हालांकि मेन नेब्रास्का राज्यों की यह प्रणाली थोड़ी अलग है, क्या, वह अनुपातिक प्रणाली पर है। जो अलग ये दो राज्य है, ये अलग अलग है, ठीक है। उम्मीदवार पॉपुलर वोट सर्वाधिक मत जीतने के बिना ही राष्ट्रपति चुनाव जीत सकता है, ठीक है। आगे क्या है, उदाहरण के 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, क्या मतलब इसका, आगे चलते हैं। मतगणना क्या होता है, मतगणना प्रक्रिया पूरी होने पर बहुत अधिक समय लगता है। कागजी मतपत्र, बैलेट पेपर घर से मेल ईमेल मेल इन वोट या डाकपत्र के माध्यम से गिने जा सके, कभी समय इसी में समय लगता है। इसमें मतगणना अधिक समय नहीं लगता, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संभावित साथी उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है, और यहाँ उपराष्ट्रपति के अलग चुनाव होता है, ठीक है। वहां पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों होता है। अगला क्या है दोस्तों, भारत में नगर निगम क्या है। हाल ही में आरबीआई ने नगर निगम के राजस्व सृजन पर अपने एक अवसर चुनौती के नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसी के बारे में हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। कुछ आंकड़े हैं भारत नगर पालिकाओं से संबंधित, इसको देखते हैं। भारत के 40 करोड़ से अधिक लोग क्या करते हैं, नगरों में रहते हैं, और 2050 तक इनकी संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, अनुमान जो है कितना, 80 करोड़, ठीक है। हालांकि शहर देश के लगभग 3% भूभाग क्षेत्र कवर करता है, और देश के सकल जीडीपी का 60% योगदान देता है। यानी जो शहर की अगर भौगोलिक रूप से देखें कितना परसेंट है, 3% है, जबकि इसका जीडीपी कितना है, 60%, ठीक है। 74वां एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, कब, 1992 में। इसके द्वारा क्या होता, स्थानीय शासन को औपचारिक रूप से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। आप लोगों को पढ़ा होगा, जानते होंगे कौन सा, 72वां, 73वां और 74वां, कब, 1992 में। इसमें स्थानीय स्वशासन, इससे क्या था, पंचायती राज क्या था, पंचायती, और इससे क्या था, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया था, ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्या हुआ, 74वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को उल्लिखित किया गया है, ठीक है। अभी शहरी योजना निर्माण, भू भू उपयोग विनिमय और निर्माण आदि विषय जो है इसमें शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्व राजस्व में राजकोषीय शक्तियां क्या है, अनुच्छेद 243 एक्स में या 10 में जो लिखा गया है, इसके तहत राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि शहरी स्थानीय निकाय जो हैं को प्रदान कर सकती है। इसका मतलब यह है, जो राजस्व संबंधी शक्तियां है किसको प्रदान करने की शक्ति है, सरकार को, किसको, राज्य सरकार को। और साथ ही राज्य सरकार कुछ राजस्व स्रोतों को क्या करेगी, अर्बन जो लोकल बॉडीज है उसको सौंप सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब कुछ इसके बारे में कुछ विशेष चीजें दी है, इसको देखते हैं, क्या क्या है, देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ये पूरा स्क्रीन पर आ जाए, चूंकि इसका मॉनिटर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यह राजस्व आयोग राज्य वित्त आयोग को कर अनुदान वितरण की समीक्षा व सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपता है। कौन, यही, कौन, अनुच्छेद 243 वाई। स्थानीय निकाय जो स्रोत है उसको देख लिया जाए, क्या है, स्वयं के स्रोत क्या क्या है, कर राजस्व का क्या, संपत्ति कर है, जल उपयोग कर आदि है,
गैर कर राजस्व में उपयोगकर्ता शुल्क है, विकास शुल्क है। अन्य प्राप्तियों में पट्टा हो गया, किराया, पट्टा पे जो किराए पे लीज वगैरह जो भूमि दी जाती है उसकी बात कर रहा है। फिर अपशिष्ट का विक्रय है, ठीक है। सौंपे गए क्या है राजस्व, कौन कौन से, मनोरंजन कर है, व्यवसायिक कर है, और मनोरंजन जीएसटी शामिल कर लिया गया इसमें, ठीक है। इसको ध्यान देना है। अनुदान क्या मिलता है, केंद्र से भी अनुदान मिलता है और राज्यों से भी इसको अनुदान मिलता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। उधारी, संबंधित राज्य केंद्र और बैंक आज से ऋण ले सकता है, ठीक है। आरबीआई के इसने कहा क्या है, आरबीआई की अभी अब तुम लोग देख रहे थे लोकल बॉडी क्या है, अब इसमें ये देखिए आखिर आरबीआई ने कहा क्या अपनी रिपोर्ट में। आरबीआई ने इसमें यह कहा है, कर राजस्व संग्रह 2023-24 में नगर पालिकाओं के कुल राजस्व संग्रह के देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.6%, यानी जो नगर पालिकाएं हैं जो अपना कुल राजस्व मतलब उत्पादन कर रही है, राजस्व का संग्रह कर रही है, कितना, 0.6%। वाह कितना कम है, ठीक है। इसकी तुलना में केंद्र सरकार राजस्व जो संग्रह कर रही है 9.2% कर रही है, ठीक है। राज्य सरकार कितना कर रही है, 14% कर रही है। इससे शहरी विकास के फंड में कमी हो रही है। इसकी वजह से क्या हुआ, शहरी विकास के फंड में कमी होगी। ये आपके लिए मेंस के लिए जरूरी है। मेंस में ऐसे प्रश्न कई बार प्रश्न, चूंकि पीटी में अच्छा, ये ऊपर जो आप देखे हैं ये सब पीटी के लिए जो बॉक्स में बने हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे जो है आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है और आपको इसको विश्लेषण करके लिखने में ही बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर निगमों की आय में कुल कुल कर राजस्व का हिस्सा 30% है और इसके बाद जो अनुदान मिलता है दोस्तों, अनुदान, अंशदान, सब्सिडी 24.9 तथा शुल्क एवं उपयोगकर्ता क्या है, इसके शुल्क 20.2% स्थान आते हैं। क्या की एक रिपोर्ट आती है क्या, 18 राज्यों में जो नगर निगम अपनी संपत्ति के कर मांग का केवल 56% ही वसूल पाती है, यानी जो उनकी संपत्ति है उसके कर जो है, मतलब जहां से कर वसूलते हैं कितना, केवल 56% ही कर पाते, बाकी नहीं कर पाते। केंद्र और संबंधित राज्य के वित्त पोषण का अधिक निर्भर, इनका क्या है, जो नगर पालिकाएं जो हैं ये केंद्र सरकार पे और राज्य सरकार के फंड पर निर्भर होती हैं अपने विकास कार्यों के लिए, ठीक है। इसमें ध्यान देना है। जैसे 2022-23 के आंकड़ा दिया गया है क्या, अनुदान क्रमशः जो केंद्र सरकार का अनुदान है 24.9% है, जबकि राज्य सरकार का जो अनुदान है 20.4% उनके राजस्व का है, ठीक है। इतना अनुदान के माध्यम से ये चल रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, इनकी जो वित्तीय समस्या है, चाहे ये नगर वाली हो चाहे ग्रामीण हो, ये चूंकि इनके स्रोत के कुछ पहल है नहीं, इसलिए अक्सर ये समस्या ग्रस्त रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उधार में क्या है, उधार में वृद्धि हुआ है कैसे, 2019-20 में 2,886 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 13,886 करोड़ रुपए का हो गया है, ठीक है। अगर पश्चिम देखें तो 1.9 से 5.2% हो गया है। इनका बांड क्या है, यह बांड बाजार अभी अविकसित है, यानी अगर बांड जारी करके पैसा बाजार से नहीं ले पा रही है ठीक से। इनका कुल व्यय कितना, 4,204 करोड़ रुपए है। कॉर्पोरेट बांड कितना है, 0.09%। इसका मतलब ये है इनके पास अभी इतनी समस्या है। खैर आगे देखते हैं। भारत में नगर निगम के संबंधी अन्य मुद्दे क्या है, एक तो वित्तीय चुनौतियां हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। गवर्नेंस चुनौतियां हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है इसमें देख लीजिए कि वित्तीय चुनौतियों को चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हुए चलते हैं। एसएफसी की सिफारिश तदर्थ कार्यान्वयन, राज्य अक्सर राज्य वित्त आयोग यानी एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन के सिफारिश की देरी और अपर्याप्त रूप से क्रियान्वयन, इसका मतलब जो इनकी रिपोर्ट होती है तो देरी से आती है और इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तेलंगाना में 2015 में जो राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन 2018 में किया गया। सोचिए पहले 2015 में हुआ था और 2018 में इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव हुआ था, बहुत सही, क्या बात है। भारतीय शहरों के कम अवशोषण क्षमता, यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों में 11 राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय को आवंटन किए गए फंड का केवल 61% ही उपयोग कर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक तो फंड एजेंट तो अपना कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, दूसरा क्या है ये वे भी कम कर पा रहे हैं, ठीक है। गवर्नेंस समस्या है क्या, 74वें संविधान संशोधन द्वारा के बावजूद कई राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय क्या है, विशेष रूप से शहरी योजना और निर्माण योजना भूमि उपयोग विनिमय में पूर्ण शक्तियां हस्तांतरित नहीं की गई, ठीक है। इनकी एक प्रकार से पूरी शक्तियां नहीं है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के क्या संबंधित है, राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्ति नहीं प्राप्त किया गया। इसका मतलब क्या है, जिसे नगर पालिका चुनाव 5 वर्ष में चुनाव समय पर आयोजित नहीं हो पाते। नहीं, कभी कहीं कहीं ऐसा है जो पंचायतों का चुनाव हो, जो या ये नगर निगमों का चुनाव है, ये 5 वर्ष में नियमित रूप से नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दीजिएगा, बेंगलुरु
नगर पालिका के जो है 2020 में से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव संसाधन संबंधी है, कुछ कैक रिपोर्ट, इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। नई रिपोर्ट क्या है दोस्तों, अगला न्यूज। गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन क्या है इसमें, ये एनजीओ आपके मेन से संबंधित है। पीटी में ऑप्शन नहीं पूछेगा इसमें, मेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 या फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन फॉरेन FCRA से कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के पंजीकृत गैस एनजीओ को प्रमुख पदाधिकारियों को सदस्यों को सभी बदलाव की सूचना और निर्देश देने की बात कही। इसका क्या मतलब है दोस्तों, होता क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो इनलीगल एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी हो गई, या कोई नोट हो गया, या फिर किसी प्रकार का आतंकवादी इलीगल एक्टिविटी करवाने में संलिप्त होते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, पिछले कई वर्षों में बहुत से एनजीओ को मतलब लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इनके पास जो फॉरेन फंडिंग होती थे, इनके पास इनका कोई इसका लिखा जोखा नहीं होता था, या ये नहीं दिखाती थी। इसलिए देखते हैं क्या है इसमें नियम, देखते हैं क्या हुआ। गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया कि एनजीओ एनजीओ पर भी लागू हो जिसका पिछला FCRA लाइसेंस आवेदन भी अभी लंबित है। इसका मतलब ये है, जिनके अभी आवेदन है इनको ये कानून लगना चाहिए। ऐसी स्थिति में एनजीओ नया आवेदन कर सकते हैं स्वचालित रूप से पिछले FCRA लाइसेंस आवेदन के स्थान पर। मान लीजिए जिनका आवेदन लाइसेंस नष्ट हो गया या समाप्त हो गया, दूसरा कर सकता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि FCRA प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार ने पिछले वर्ष में एनजीओ पंजीकरण रद्द कर दिए थे। इसका मतलब बहुत से, क्योंकि अगर FCRA का इन्होंने विवरण नहीं दे पाया था, सरकार ने क्या काम किया था, इसके पंजीकरण को रद्द कर दिया था। एनजीओ क्या है, एनजीओ आपको पता है दोस्तों क्या होता है। एनजीओ एक प्रकार के गैर लाभकारी समूह या संस्था होते हैं जो सरकार के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, मानवीय कल्याण या विकासात्मक होता है। आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत से सारे होते हैं, जिससे गरीबों के, बच्चों के, महिलाओं के, मतलब बहुत अच्छे से वर्ग के बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ होते हैं। कुछ एनजीओ गलत भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में एनजीओ गठन निम्नलिखित अधिनियम कौन कौन से, 1800 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत रजिस्ट्री होती है इनकी। निजी ट्रस्ट क्या है दोस्तों, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के तहत ट्रस्टी होते हैं। ठीक, भारत ट्रस्ट के तहत क्या है, ये सब आगे देख लीजिएगा। खैर ये आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। क्योंकि हमारे सामने एक चीज और देख लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो एनजीओ है आपका, ये कुछ संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका, 7वीं अनुसूचित ट्रस्ट चैरिटेबल धर्मार्थ संगठन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस पर सख्त बनाने का अधिकार किसको है, राज्यमंडल और संसद को भी। अनुच्छेद 1 और 19 के तहत एसोसिएशन यानी संगम संघ बनाने का अधिकार गारंटी दी जाती है, आप एनजीओ बना सकते हैं। ठीक है, विशेष जो FCRA एक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। यह कानून एनजीओ सहित व्यक्ति, संघ या कंपनी किसी को प्राप्त विदेशी अंशदान को धन को विनियमित करता है, यानी अब जो भी आप धन वगैरह पाएंगे उसको बारे में ये समझेगा। यह नियम कुछ निर्दिष्ट कार्यों गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग को प्रतिबंधित करता है तथा राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को राष्ट्र की प्रभावित करना, राष्ट्र की सुरक्षा व सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों के लिए लोकहित को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी अपराध को उकसाने के व्यक्ति के या जीवन के खतरे को प्रकाश डालने की क्या करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी अगर आप ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं तो इसके तहत क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन जो किया गया 2020 में, क्या किया गया, इसके तहत विदेशों से प्राप्त वित्त पोषण एनजीओ धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए। क्या किए गए थे, इसमें यह कहा गया था विदेशी अंशदान केवल SBI बैंक में लिया जाएगा, नई दिल्ली उस शाखा को प्राप्त किया जाएगा। यानी जो अगर आप विदेश अंशदान लेंगे तो SBI शाखा होगी, नई दिल्ली से होगी, जिसे केंद्र सरकार सूचित करे, जिससे केंद्र सरकार कहे कि वही ले सकता है। ठीक है, FCRA अकाउंट के निर्दिष्ट खाते को प्राप्त होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को विशेषी अंशदान हस्तांतरण पूर्ण प्रतिबंधित, किसी व्यक्ति के रूप में यह प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विदेशी अंशदान के माध्यम से संचालित होने वाले एनजीओ प्रशासनिक खर्चों के लिए किए जाने वाले 50% से 20% तक कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार क्या दिया गया, सरकार किसी व्यक्ति या संगठन जांच के बाद व्यक्ति विशेष
यह विदेशी धन के उपयोग को रोकती है और भविष्य में कोई विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एनजीओ के पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख पदाधिकारी को पहचान के आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। यानी आप जो भी एनजीओ चला रहे हैं उसके पहचान होना चाहिए और क्या कैसे करें इसका रेगुलेशन सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप विदेशी फंडिंग लेकर देश में कोई घटनाएं नहीं करा सकते या कोई गतिविधि नहीं कर सकते। ठीक है, गैर जिम्मेदाराना। आगे चलते हैं दोस्तों। गवर्नेंस और एआई मॉडल, एक लास्ट खैर मैं देखता हूँ फिर कितने हैं अपने पास, अगर कई आर्टिकल होंगे तो हम फिर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चूंकि मेरा टारगेट था पॉलिटी खत्म करना है आज, राज्य व्यवस्था वाला, शायद नोट अभी 3 टॉपिक है। खैर हम दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल जो है अमोक, इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं, अमोक क्लासेज है, अमोक क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर हम ARO और पीसीएस की भी तैयारी करा रहे हैं, जो पीसीएस मेंस वगैरह की भी वहां आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।